नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हम बात करेंगे आधी आबादी से जुड़े हुए उन व्यवस्थाओं की, उन कानूनों की जिनके ज़रिए उनको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। और उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक ऐसा मिशन जो पूरे देश में प्रमुखता से बहुत तेज़ी से जो माताएं बहनें हैं उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है, और ये है NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इस मिशन के संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए जो मेहमान हमारे बीच में पहुंचे हैं, आज विमर्श हैं, वो हैं आदरणीय सुखराज बंधु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप डिप्टी कमिश्नर हैं ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ के, और आपकी सेवाएं चूंकि अलग अलग दायित्वों के रूप में रही हैं, तो आप बुनियादी तौर पर विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सुखराज जी, आप ये बताएं कि ये मिशन का स्वरूप क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आज़ादी के बाद से ही गरीबी उन्मूलन की कई योजनाएं संचालित होती रही हैं। कुछ योजनाएं श्रम रोजगार की, कुछ स्वतः रोजगार की, और उद्देश्य होता है कि गांव में, हमारे देश की ज़्यादा आबादी गांव में बसती है। बिना गांव की उन्नति के, बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में अन्य योजनाएं चली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इसमें संचालित हो रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे जो ग्रामीण परिवार हैं उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको आजीविका के अवसरों से जोड़ करके, जब तक आजीविका के अवसरों से नहीं जोड़ेंगे उनका आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और जब आर्थिक विकास होगा तभी सामाजिक विकास होगा। तो इसी में चूंकि ये योजना जो है, इसमें महिलाओं को माध्यम बनाया गया, केंद्रित किया, महिलाओं फोकस इसमें है। यद्यपि ये योजना हाउस होल्ड की है, सभी गरीब परिवारों के लिए है, लेकिन माध्यम महिलाएं, उन घरों की माध्यम महिलाएं हैं। महिलाओं के माध्यम से पहले महिलाओं को स्वावलंबन, उनका सम्मान, सशक्तिकरण और आजीविका से जोड़ते हुए इस योजना को संचालित करना है। वो अपने अपने घरों के उन्नति का मार्ग उनसे होकर गुजरेगा, और वो माध्यम बनेगी, और उसके निर्णय भी खुद करें, उसकी प्लानिंग भी खुद करें, उसके स्वरूप भी निर्धारण भी खुद करें, अपना काम भी खुद तय करें। अब तक जो रहा है कि ये सच है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में, घर परिवार में महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है और है। वही धुरी है। कृषि का कार्य हो, चाहे पशुपालन का कार्य हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो, ये सारे कार्य महिलाएं करती हैं। लेकिन उनके कार्यों का कभी आर्थिक मूल्यांकन परिवार ने नहीं किया, इसलिए उनकी उपेक्षा। अमूमन उनके अंदर ये भाव रहता है कि हम गृहिणी हैं, मतलब कुछ करते नहीं है, जबकि करते सब कुछ हैं। और हमारा पुरुष समाज, हालांकि बदलाव बहुत आया है, पुरुष समाज इसके बाद हम लोगों ने देखा है, घूम के कहीं से भी आता है, एक पंक्ति में कह देता तुम दिन भर करती क्या हो। तो वो आहत भी होती रही हैं। लेकिन जब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारा आया, इसमें महिलाएं जुड़ी, और जुड़ने के बाद जो घर में उनका योगदान रहा है, आर्थिक रूप से भी, और घर में जो योगदान हमेशा करती रही है, उसका परिवार ने अब मूल्यांकन किया। कि अगर वास्तव में उनके जितने कार्य वो करती हैं, उनका अगर आर्थिक उनका पारिश्रमिक देना पड़े तो परिवार नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, वो अपने परिवार की उन्नति के लिए ही काम करती हैं। तो उनको अपेक्षा भी नहीं होती कि उनको अलग से उनको मिले जितना काम वो करती हैं। लेकिन सम्मान की हकदार है, सम्मान तो मिलना चाहिए ना। वो आज मिल रहा है उन्हें, और वही परिवार जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहे, कहाँ जा रही हो, समूह में क्या बैठक कर रही हो, सारी बातें। लेकिन आज स्वयं परिवार में, चाहे उनके पुत्र हों, चाहे पति हों, चाहे घर के लोग, चाहे बैठकों में जाना हो, कहीं कार्यशाला में जाना हो, कहीं कोई गोष्ठी में जाना हो, शौक से लेकर जाते हैं। तो ये परिवर्तन, जो बदलाव आया है, और इसकी वजह से जो परिवार में निर्णय में भाग, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, वो परिवार में अब कोई जब निर्णय होता है तो घर की महिला जो समूह से जुड़ी हुई है उसको महत्व दिया जाता हो, उसमें निर्णय में उसकी भागीदारी होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो बंधु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और चूंकि भारत सरकार के स्तर पर बहुत सी ऐसी योजनाएं समय समय पर बनाई गई कि जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जहां पर आर्थिक बदलाव में, उनकी सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी हो सके, तमाम तरह से नाबार्ड या तमाम तरह से बहुत सी योजनाएं चलाई गई। लेकिन जो जितने परिणाम अपेक्षित रहे हैं, उतने
प्राप्त नहीं हुए। इसलिए जो NRLM है, और केवल NRLM ही नहीं, जो शहरी आजीविका मिशन है वो भी समानांतर चल रहा है, यानी शहरी गरीब जो हैं उनको भी अवसर दिए जा रहे हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं NRLM की। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि माताएं बहनें जो हैं वो दिन भर काम करती हैं। दिन भर काम क्या करती हैं कि अगर 3 शिफ्ट में घर में काम करने वाले रखने पड़े जी, तो एक तो चौकीदार 3 शिफ्ट में रखना पड़ेगा, बिल्कुल, तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी, और साथ में खानसामा भी रखना पड़ेगा, तो सुबह और शाम भोजन बनाने वाले का खर्चा, घर की साफ सफाई स्वयं कर लेती हैं तो वो उसका खर्चा आप जोड़ें। अब उसके बाद कपड़ों की साफ सफाई और उसकी देख रेख भी काम है। बहुत सी माताएं बहनें स्वयं अपने घरों के कपड़े सिल लेती हैं, तो टेलर का खर्चा बचा लिया। बहुत सी बहनें अपने वेस्ट मटेरियल से कुछ उत्पादक सामान बनाकर शिल्प का अपने कला का प्रदर्शन करते हुए विक्रय करते आर्थिक उपार्जन कर लेती हैं, तो वही बड़ा काम है। बच्चों को पढ़ा लेती हैं, वो बहुत बड़ा काम है। बच्चे को जन्मने के साथ में उसके पोषण देखभाल अगर एक दाई रखनी पड़े तो खर्चा बढ़ जाएगा। यानी एक माता, एक बहन अपने परिवार में औसतन 4-5 पुरुषों का काम जो नौकरी करते हैं, यानी 5 से गुना से अधिक काम वो करती हैं, लेकिन उनके मूल्यांकन में कमी होती है। ये चिंतनीय बात है और इसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जो हमारा पुरुष समाज है वो इस पर विचार करे और आज ही से जितना भी सम्मान हो सकता है वो दें, क्योंकि जो सृजन करता है उसका सम्मान जितना भी किया जाए वो कम होगा और उसकी भावना बढ़ेगी, तो आपके परिवार में अच्छी भावना पनपेगी। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि एक पंक्ति में कहता हूँ कि किसी भी परिवार की उन्नति और खुशहाली का रास्ता जो है उस घर की माँ, बहन, बेटी, बहू से होकर गुजरता है। अगर हम सम्मान करते हैं माँ, बेटी, बहन, बहुओं का, तो देख लीजिए उस घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। वो उनका सीमित संसाधन भी होगा, उसमें बड़ी खुशहाली से बड़े बड़े ही कहते हैं कि आनंद के साथ वो जीवन उनका और इसीलिए इस मिशन में उनकी पहचान एक महिला के रूप में नहीं बल्कि एक दीदी के रूप में है। दीदी के रूप में और है। सभी उनको, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो एक गांव का एक कर्मचारी हो, सब अगर संबोधित करेंगे तो सब दीदी ही संबोधित करते हैं। और मैं बताऊं कि हमारी दीदियां जो हैं, हर घर की माँ, बहन, बेटी, बहू, प्रकृति ने, ईश्वर ने उन्हें इतने गुण दिए हैं, इतने हुनर दिए हैं, केवल हमें उन हुनर को कुछ विकसित कर लेना होता है। बड़े आसानी से सब घर में कैसे रहते रहते सीख लेती हैं और हर रूप में वो काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी आपने सब गिना डाला कि अगर भोजन बनाने से लेके परवरिश तक, देखभाल बच्चों की, पोषण की बात हो, और कपड़े किसी के फट गए वो भी सिल देना, मतलब टेलरिंग का काम भी, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो महिलाएं हमारी न करती हैं। दूसरी बात कि महिलाओं के माध्यम से घर का विकास होना है, और जब महिला समूह से जुड़ती है तो पूरा परिवार जुड़ता है। इस NRLM की जो विशेषता है, कुछ लोग कहते हैं ये महिलाओं की योजना नहीं, महिलाओं के माध्यम, पॉवर्टी इरेडिकेशन थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन। ठीक है। अब क्या है, एक दीदी जुड़ गई, उसका परिवार जुड़ गया। एक चूल्हा में खाने से उसके पति हैं, उसके देवर हैं, देवरान हैं, जेठान हैं, जेठ हैं, सास हैं, ससुर हैं, सब उस दीदी के माध्यम से समूह में हमारे जुड़ गए। ऐसा नहीं केवल दीदी जुड़ी है। अब कोई घर में उद्यम करना है, व्यवसाय करना है, कृषि में पैसा लगाना है, पशुपालन में पैसा लगाना है, कहीं भी जरूरत है घर परिवार को, तो दीदी समूह से जो उसको पैसा मिलता है सरकार द्वारा, चाहे रिवॉल्विंग फंड का पैसा है, CIF का पैसा है, चाहे सीसीएल से बैंक से पैसा मिलता है, वो दीदी लेकर के अपने परिवार को जिसे भी जरूरत है उसे देती है। उद्यम में, व्यवसाय में, कृषि में, पशुपालन में, जहाँ भी आवश्यकता लगाए। तो बताइए उस दीदी का सम्मान घर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है और हमारी आजीविका के स्रोत फिर बढ़ते हैं उस घर में। और एक खास बात बताऊंगा आपको कि ये मल्टीपल एक्टिविटी, उस घर में देवर है, मान लीजिए हाई स्कूल पढ़ा है, इंटर पढ़ा है, या उसका बेटा ही है और वो बेरोजगार है, अगर वो प्लम्बिंग का, वो इलेक्ट्रिशियन का, AC फ्रिज मैकेनिक का, इस तरह का कोई भी उसके दिमाग में है कि हम ये काम कर सकते हैं, रुचि उसकी उसमें है, तो उसके RCTs के माध्यम से, हमारे कौशल विकास के माध्यम से सब ट्रेनिंग हम मुफ्त कराते हैं, फ्री कराते हैं, सरकार कराती है। और फिर उन्हें हुनर में दे करके और जॉब में इस्टेब्लिश करने के लिए अगर फाइनेंशियल एड भी उसको करना पड़ता है, असिस्टेंस भी देना पड़ता है, तो फिर गवर्नमेंट करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस योजना के बारे में पूरे देश की प्रत्येक महिला को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मातृशक्ति होने के नाते उद्यमी हैं तो भी आप NRLM की जो समूह से जुड़ करके हाथ में हाथ मिला करके आप उनको भी बढ़ाने के मदद कर सकते हैं और आप भी अपने उद्यम को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में 7 लाख समूह, यानी एक समूह में औसतन 10 महिलाएं
होनी ही हैं। कम से कम 10 महिलाएं, इससे ज़्यादा भी हो जाती इससे ज़्यादा वो होती हैं, वो 20 तक का हो सकता है ग्रुप, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप रखने में दिक्कतें होती हैं। हम आइडियल 12-13 परिवारों का, दीदियों का, वो हम रखते हैं कि 12-13 दीदियों का समूह हो तो आइडियल हो जाता है। और ये समूह जो होता है वो एक स्तर के लोगों का होता है, ठीक है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एक स्तर के लोगों का समूह होता है, ताकि उनके साथ उठने बैठने में, मीटिंग करने में कोई कठिनाई ना हो। और इस हिसाब से हम करते हैं कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं। और हमारे जनपद की बात मैं करूं तो जनपद में करीब 9,000 समूह, हमारे लखनऊ जनपद की बात, केवल लखनऊ में 9,000 समूह हमारे बन चुके हैं। लगभग 400 ग्राम संगठन बन चुके हैं। और यहाँ पे 31 जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनने चाहिए थे, उनमें हमारे 29 बन चुके हैं, केवल 2 और रह गए हैं, वरना हमारा पूरा लखनऊ हमारा CLF से सैचुरेट हो जाएगा। क्या बात है। और हम जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके और भी आयामों पे बात करेंगे, उसके कामों पे बात करेंगे, उसके प्रभाव पर बात करेंगे, उसके परिणामों पे बात करेंगे, और विपरीत परिस्थितियों में ये कितनी कारगर सैनिक रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष, और आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, विमर्श में हमारे बीच में हैं NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर सुखराज बंधु जी। आप बता रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से न केवल सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, बल्कि गरीबी से उन्मूलन और आजीविका से आच्छादन, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती का काम है उसमें आमतौर पर ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं वो कृषि प्रधान कार्य हैं, तो वहाँ पर कृषि जो है औसतन 120 दिन का काम माना जाता है, और उसके बाद उनके पास पर्याप्त समय, श्रम बचता है जिसका सदुपयोग वो कम कर पाते हैं। उनके पास अवसर होने चाहिए आजीविका के। इसमें बड़ी कारगर योजना साबित हुई है, इसलिए क्योंकि इसमें आर्थिक सहभागिता भी है, इसमें सामाजिक सहभागिता भी है, और परिवर्तन के लिए ज़रूरी प्रशिक्षण भी है। तो थोड़ा विस्तार से बताएं सुखराज जी कि ये योजना में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है। इसमें सबसे पहले तो जो हमारे सभी ग्राम पंचायतें हैं, बल्कि उनमें जो ग्राम हमारे राजस्व ग्राम, हमारी इकाई राजस्व ग्राम होती है, हम समूह गठन का कार्य कि ऐसे गरीब परिवारों को समूहों में संगठित करते हैं, तो एक ड्राइव चलाते हैं। हालांकि लखनऊ की बात करें तो अब सभी ग्रामों में कम से कम एक बार ड्राइव हमारी चल चुकी है। जब हमारी टीम होती है, ICRP टीम होती है, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसमें 5 महिलाएं होती हैं और एक गांव में जाती हैं। उसमें 3 महिलाएं सोशल मोबिलाइजेशन की होती हैं, ताकि वो अच्छे से प्रेरित कर सकें अपनी कहानी को सुना करके कि मैं कैसे गरीब थी और समूह से जुड़ने के बाद मेरी क्या उन्नति हुई है। और 2 महिलाएं होती हैं BK यानी बुक कीपर की, लिखना पढ़ना, लेखा जोखा कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको सिखाती हैं। ठीक है, तो कुछ मिला के 5 महिलाओं की ICRP टीम होती है। वो समूह की महिलाएं होती हैं, उनको 9 दिवसीय प्रशिक्षण उनको दिया जाता है अच्छी तरह से, और इसके बाद उनको हम क्षेत्र में भेजते हैं। तो पहले ये टीमें बाहर से, आंध्र से आती थी हमारे पास इन जिलों में, क्योंकि लेकिन अब हमारे यहाँ ही ये टीमें तैयार हो गई। हमारे यहाँ दीदियाँ इतने एक्सपर्ट हो गई कि हम बाहर से फिर क्यों मंगाएं, बहुत ज़्यादा बजट खर्च होता था, तो हमारी दीदियों को रोजगार मिलेगा। अब ICRP दीदी हमारी जाती है समूह गठन करने, तो उसको 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, एक दिन का। तो ये उनको एक आमदनी का जरिया भी बना, और मास्टर ट्रेनर एक सम्मान भी मिला। और वो जब एक गांव में टीम हमारी जाती है, किसी गांव में गई, तो 15 दिन उस गांव में रुकती है, और उनके रुकने की सारी व्यवस्था, यानी कि उनके बेड से लेकर के, मतलब चारपाई से लेकर के, उनके गद्दा, रजाई और सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन, यानी कि उनको खाली हाथ जाना है। मच्छरदानी, ट्यूबलाइट, वो मतलब टॉर्च, सब कुछ हम देते हैं, गवर्नमेंट देती है, रुकने की व्यवस्था करती है। उनको खाली हाथ जाना है वहाँ पे 15 दिन, वो गाँव में सर्वे करके कौन गरीब है, ठीक है। फिर आम सभा गांव में होती है, प्रधान जी, सचिव और सारे लोगों के बीच में एक आम सभा होती है। ये हमारा जो मिशन है इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसके बाद वो घर घर सर्वे करके दीदियाँ, और वो देखती हैं कौन सा परिवार हमारा गरीब है, कमजोर है, जुड़ने लायक है योजना में, ठीक है। फिर उनको वो क्लस्टर वाइज किया, चलो ये मोहल्ला है, इसमें एक समूह हमारे इन लोगों का बनेगा, ये मोहल्ला, इसमें एक समूह बनेगा। कम से कम इस तरह से एक ड्राइव जब चलती है तो 6 समूह कम से कम बनते हैं। और वो 6 समूह बनाने के बाद उनका जो है जो बाईलॉज वगैरह बनाने के बाद, उनका कार्रवाई करने के बाद, खाता खोलने के लिए आवेदन भी उसी समय भर दिए जाते हैं बैंकों के लिए। इसके बाद वो रिपोर्ट
सचिव को और हमारे जो ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं इनको दे करके फिर अगले गांव में चली जाती हैं। ड्राइव 45 दिन के लिए एक बार चलती है, फिर अगले गांव में 15 दिन के लिए चली जाएंगी। यही प्रक्रिया वहाँ होगी, फिर तीसरे गांव में चली जाएंगी। इस तरह से हमारे समूह बनते हैं। समूह की एक बेसिक ट्रेनिंग वहीं कर दी जाती है कि उद्देश्य क्या है, हमारा आजीविका मिशन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि सब समझ जाएं। सब लोग समझ जाएं कि ये उद्देश्य हमारा जुड़ने का, आगे बढ़ने का है। और इसके बाद उनका प्रशिक्षण हम चलाते रहते हैं, समय समय पर उनका प्रशिक्षण होता रहता है। उसी समय वहाँ पे एक जो है समूह सखी का चयन हो जाता है। यानी जो जितने भी समूह हैं औसतन 6 या 10 ऐसे अमूमन बन चुके हैं हर गांव में लगभग, और उनके नेतृत्व के रूप में या उनकी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समूह सखी गांव में जब ये ड्राइव चलती है, ये दीदियां उसी में चयन कर लेती हैं कौन दीदी ज्यादा जागरूक है, थोड़ी सक्रिय है, ये सारी समूह की बैठकें कराने में, उनमें कोई अगर कोई कठिनाई आ रहा है इसको दूर करने में कौन सखी ज़्यादा अच्छी से इस रोल को अदा कर सकती है, ऐसा एक समूह सखी का चयन कर लिया जाता है। फिर उस समूह सखी का हम प्रशिक्षण कराते हैं, RIRD क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में प्रशिक्षण कराते हैं। फिर वो और समय समय उसका जो है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 तक प्रशिक्षण होता है उनका, ताकि वो और बेहतर ढंग से अपने समूह संगठनों का संचालन कर सकें, परिष्कृत हो सकें, और अपने गांव में क्या आवश्यकता है, चाहे लाइवलीहुड की नीड हो, आवश्यकता है क्या क्या, पूरे गांव में कौन दीदी क्या करना चाहती है उसका आकलन करती हैं पूरा। और कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यानी कि पूरा वो समूह सखी की देख रेख में पूरा हमारे समूह संगठन काम करते हैं। एक चीज और बताएं, एक ड्राइव में तो वो 6 समूह बन गए, 7 समूह बन गए, 10 समूह तक बन जाते हैं, जैसा भी छोटा बड़ा गांव होता है। लेकिन इसके बाद जब क्या होता है, जब वो समूह सखी बन जाती है तब नियम यह है कि वहाँ ड्राइव की आवश्यकता तभी दोबारा भी ड्राइव भेज सकते हैं, लेकिन जब 6 से अधिक समूह बनने की संभावना हो, और वरना समूह सखी का और एक उसमें बनती है सामाजिक कार्य समिति, सामाजिक कार्य समिति बनती है। 5 समूह जब बन जाते हैं तब बीओ की स्थापना हो जाती है उस गांव में, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन बन जाता है 5 समूह के बाद। और नए समूह जब बनेगा कोई उस गांव में, वो ग्राम संगठन में जुड़ता जाएगा। 6 समूह, 8 समूह, 10 समूह, जो भी अगला समूह बनेगा वो ग्राम संगठन में जुड़ जाएगा। यानी संघीय शक्ति कलयुग, हाँ, जब मिलकर काम करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। उसके बनाने का कार्य वो समूह सखी और जो सामाजिक कार्य समिति है ये करती है। उनको एक समूह के गठन में 600 रुपए दिए जाते हैं। क्या बात है। तो ये तो हो गया तंत्र समझने के लिए कि विकसित कैसे किया जा रहा है, और इसमें कैसे बहुत से साथी इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और ये ढांचागत व्यवस्था इसकी क्या है। लेकिन अब इसमें बात है कि इसमें आर्थिक जो सहयोग है, वो क्या है और कैसे ये प्राथमिकता दी जा रही है। समूह बनता है, खाते खुलते हैं, जैसे ही खाता खुला वो स्टार्टअप फंड के लिए एलिजिबल हो गया, अच्छा, पात्र हो गया। यानी कि सरकार की ओर से उसे 2,500 रुपए खाते में दे दिए जाते हैं कि एक दरी बैठने के लिए, बॉक्स बैठने ले लीजिए, उसमें कैश रखना है या कोई भी मुहर वगैरह ये सब रखने के लिए, बेसिक चीजें रखने के लिए, और 1,000 रुपए की सीमा तक उनको जो उनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है उसको रखने के लिए है, तो ये खरीदने के लिए वो 2,500 रुपए उनको दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, ताकि वो समूह का संचालन, बैठकें, कार्रवाई, लिखा जाना, सारी चीजें वो आराम से हो जाए। और जैसे ही समूह 3 माह का होता है तो उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में 15,000 रुपए दे दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात आजीविका मिशन में ये हुई है और बहुत क्रांतिकारी हुआ है। पहले क्या होता है, 100 रुपए लेना, 50 रुपए, 500 रुपए लेना साहूकार के पास। आप समझिए कि किसी पड़ोसी के सामने अगर आप मांगने जाते हैं तो लगता है मर गया आदमी, आत्मसम्मान की बात होती है, बहुत हार के ही आदमी, बहुत ग्लानि होती है। लेकिन यहाँ तो समूह का पैसा, अपना पैसा है, बचत का पैसा है, और गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है उसका पैसा है, तो यहाँ किसी को लेने में कोई वो संकोच नहीं होता है, आत्मग्लानि नहीं होती है, सबका पैसा है, दीदियों का पैसा है, उपयोग किया और फिर उसको वापस किया। तो पहली बात तो है कि सम्मान सुरक्षित हुआ। किसी साहूकार की, गवर्नमेंट ने कहा, बहुत बड़ी बात है कि आप अगर किसी साहूकार से 2,000, 4,000, 5,000 आप लिए हैं और वो बहुत बड़ा ब्याज भी देना पड़ता है, आप सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड से पैसा लेके उसका चुकता कर दीजिए, मुक्त हो जाइए, साहूकार के चंगुल से मुक्त हो जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। अब दीदियां हमारी किसी साहूकार से पैसा नहीं लेती, किसी पड़ोसी से पैसा नहीं लेती, अपने समूह से पैसा लेती। एक चीज और यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है।
ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इससे बड़ा कोई बैंक नहीं। बैंक में आपका 10,000 रुपये जमा है तो कितना आप निकाल सकते हैं? उससे 10,000 की सीमा तक कैसे निकाल सकते हैं? बस। यहाँ आपने जमा किया 100 रुपये, 100 रुपये आपने मान लो मासिक में जमा किया, 100 रुपये जमा किया, लेकिन आपको 500 रुपये की जरूरत पड़ गई तो आपको मिल जाएगा। बैंक में नहीं कोई बैंक ऐसा है देने वाला? क्यों? कि वो आपके विश्वास का बैंक है, आपका विश्वास का बैंक है, आपके लिए है। और उसमें वो दीदियां जो हैं 12-13 जितनी जुड़ी हैं, वो आप किस काम के लिए मांग रही हैं? आपका बच्चा बीमार है, फीस जमा करना है, आपकी कौन सी परिस्थिति है जिसके लिए आप मांग रही हैं, ले रही हैं, आपको जानती हैं। तो ये विश्वास का बैंक है। आपको तुरंत आपने जमा किया 100, आपको 500 रुपए की जरूरत है, 500 मिलेगा, 1000 की जरूरत 1000 मिलेगा। ठीक बात। तो इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। इसके बाद ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद किस तरह का सहयोग मिलता है? तो रिवॉल्विंग फंड 15,000 दिया। अब आप बताइए, किसी दीदी को 2,000 चाहिए, 4,000 चाहिए, जो भी, चाहे बच्चे के कपड़े बनवाना हो, चाहे छोटी मोटी, देखिए लाइवलीहुड छोटी मोटी, आप सब्जी की दुकान खोलना है, मूंगफली बेचना है, या उस घर में छोटी आजीविका कोई करना है, तो उसके लिए बहुत फंड की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 2,000-4,000 से भी शुरुआत हो जाएगी। तो कंजम्पशन नीड हो, चाहे उसकी आवश्यकता है, चाहे कपड़े सिलवाना बच्चों को, फीस जमा करना है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना हो, तो उसके लिए या छोटी मोटी आजीविका गतिविधि के लिए आप काम शुरू कर सकते हैं। आप रिवॉल्विंग फंड से भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग अपना काम करते हैं, उनको स्केल अप करना है, या अचानक कोई कच्चा माल लेकर आना है, पैसे नहीं है तो कच्चा माल ला सकते हैं। छोटी गतिविधियां शुरू कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये तो 3 महीने पर रिवॉल्विंग फंड 15,000 की बात हो गई। लेकिन जब ग्रुप 6 महीने का हो जाता है तो उसको दिया जाता है CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि। ये आजीविका के लिए होती है मुख्य रूप से। अच्छा। आजीविका गतिविधियों को ही शुरू करने के लिए होती है। जैसे एक समूह ने निर्धारित किया, उसकी MCP बनती है, माइक्रो क्रेडिट प्लान बनता है। वो समूह की दीदी जो भी है, अपने परिवार में ससुर के साथ, सास, पति, सबको परिवार के साथ विचार विमर्श करके कि हम क्या कुछ करें, ऐसा करें, गतिविधि करें जिससे हमारी आर्थिक आमदनी बढ़े, परिवार की आमदनी बढ़े। तो निर्णय लिया, मान लीजिए चलो हम एक दुकान चलाएं, खोलेंगे किसी चीज़ की, या दुकान खोलें, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। कुछ पैसा हमारे घर में है, मान लो 20,000 घर में है, 30,000 हमें मिल जाता तो हम बढ़ जाता काम। तो वो 30,000 के लिए कहे कि हमें 30,000 चाहिए, हम ये काम करेंगे। इसी तरह से सारी दीदियों ने अपना तय कर लिया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमको इतना पैसा मेरे पास है, इतना मुझे और चाहिए, ये बना के बन गया। ठीक है, अब प्राथमिकता तय करना कि भाई अगर हमारा 1,10,000 आता है CIF, तो पहले किसको दिया जाएगा। वो समूह ही प्राथमिकता तय कर लेगा कि किसको पहले जरूरत है। ठीक है, उस हिसाब से मान लीजिए 3 दीदी ने, 4 दीदी ने, 5,000, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40,000 मिलना है, ले लिया। अब पैसा मान लो खत्म हो गया, यही पैरेलल CIF के पैरेलल CCL की व्यवस्था बैंक से है। कैश क्रेडिट लिमिट जो बनती है हमारी, वो बैंक से बन जाती है। और अच्छी बात है, यहाँ ये टर्म लोन नहीं है, ये लिमिट बन जाती है। आप जिस दीदी को जरूरत है वो लेगी और वो फिर अदा करो, ब्याज उतने पड़ेगा जितना वो डिस्बर्समेंट होगा। लिमिट एक, पहले अब तो इस साल से पहले 1 लाख लिमिट होती थी, फर्स्ट डोज होती थी, अब क्या है कि 1.5 लाख कर दिया, लिमिट कर दिया। किसी दीदी को 50,000 चाहिए तो जितना लिया उसी पे ब्याज लगेगा। पहले क्या होता था, पूरा जितना वो दे दिया, टर्म डिस्पर्स कर दिया, पूरे ब्याज लगने भले इस्तेमाल आप न कर पाए तो, हाँ भले इस्तेमाल न कर पाए। अब जितना आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतने पे बहुत बड़ी सुविधा बैंक का। और ब्याज ओनली 7%। और उसमें भी अगर दीदी समय से अदा कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है कि जनपद में और पूरे NRLM में NPA नहीं है। लखनऊ में एक भी NPA हम नहीं होने देते हैं। तो ये मॉनिटरिंग करते हैं। बैंक की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। चुनौती रहती है बैंक की। वो बैंक हमेशा कहता है कि भाई NRLM ऐसा है जहाँ पे NPA हमारे समूह नहीं। ठीक है, अच्छी उपलब्धि है। तो उसमें क्या है कि 7%, और उसमें भी अगर रेगुलर रिपेमेंट हो रहा है तो 3% और कम हो जाता है, केवल 4% लगता है। ये छूट दी जाती है। ये बहुत बड़ी छूट गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपने समझा कि ग्रामीण आजीविका मिशन का ये जो पूरा प्रयास है, उसके माध्यम से कितने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और केवल एक जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये योजना चल रही है। तो पूरे प्रदेश में अब तक 7 लाख समूह हो चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो चलते चलते हम एक और जानकारी ये भी जानना चाहेंगे आपसे बंधु जी कि अब तक इसका इम्पैक्ट क्या क्या, किस तरह के कामों में हमारी दीदियों ने बिल्कुल आप देखिए कि आप सुनती भी होंगी BC सखी, विद्युत सखी, और हमारी दीदियां तो यहाँ तो हम ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं।
जो हमारे खाद्य उत्पाद हैं, अपने नाम से ब्रांड भी लखनऊ के, और उसी तरह हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। दीदियाँ जो है शुद्ध खाद्य उत्पाद से लेकर के और बहुत सारे उत्पाद ऐसा तैयार कर रही हैं। कलाकृतियां हैं, शिल्प हैं, बहुत सारी चीजें। आपका जूट के उत्पाद, जूट के बैग अब जो हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से पॉलिथीन पे बैन लग रहा है और लगना भी चाहिए, तो हमारे कई समूह, लखनऊ की अगर मैं बात करूं, हमारे 4-6 समूह ऐसे हैं कि जो बड़े पैमाने पर जूट के उत्पाद, फाइल, फोल्डर, थैले सब तैयार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकारी विभागों में उनकी आपूर्ति भी जाती है। उनके पास बराबर डिमांड बनी रहती है। जूट का हो गया, और कलाकृतियाँ ऐसी हैं। और हमारे, मैंने खाद्य उत्पाद की बात की, शहद की बात मैं करूँ, लखनऊ की बात करूँ, तो अभी हमने एफपीओ बना दिया है। ये हमारा गोसाईगंज, मोहनलालगंज का इलाका लगा हुआ, यहाँ पे एक समूह की दीदी 14 टन शहद तो उसका अकेले उस गांव का है। बाकी अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं, 300 परिवारों को हमने जोड़ लिया है, 300 परिवार बी कीपिंग में। और आपका यहाँ पे समूह के लिए इस शहद के जो इसका जो प्रोसेसिंग होती है, हनी प्रोसेसिंग, ये मेहोरा ग्राम में हमारा ये प्लांट लग रहा है। तो हमने 300 लोगों को जोड़ लिया है, और बहुत बड़ा उत्पादन यहाँ पे होने जा रहा है शहद का। शहद हो गया, ये आपका बनाना बेल्ट है बीकेटी। बीकेटी में भी हमने जो है ये प्रयास किया है कि केले, जब सीजन में केला चाहे सब्जी के लिए जाए या पक करके विक्रय उसका हो, लेकिन उससे हम चाहे उसके केले का जो आटा होता है और केले के और चिप्स बनाने का भी हम काम करना शुरू करने जा रहे हैं। अभी एक काम वहाँ हमने किया है, और जो केले के पत्ते के जो दोना पत्तल बनेगा वो भी हम करने जा रहे हैं। अभी एक दीदी है समूह की, वो विद्युत सखी भी है, सुनीता यादव, बाहर गांव बीकेटी में। अभी एक मशीन पहली बार लखनऊ में आई है जो केले के रेसे निकालेगी, और निकल रहा है। कपड़े भी केले के रेसे से कपड़े बनेंगे, पर्दे बनेंगे, थैले बनेंगे, और भी उत्पाद उसके बनेंगे। तो उसमें 8 घंटे में उस दीदी को 5,000 रुपए का रोजगार, जो तनाव हम फेंक देते थे, वेस्ट टू वेस्ट, हाँ, तो वेस्ट को वेल्थ में बदला, तो वो रेशा निकल रहा है। वो 5,000 का कम से कम रेशा एक दिन में निकल जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। ये कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि THR प्लांट हमारे 3 प्लांट लगने, 2 प्लांट हमारे लग गए हैं। एक हमारा मोहनलालगंज में उसका वो शुरुआत भी हो गई है। तो जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटता रहा है अब तक, तो ये समूह की दीदियों के माध्यम से, समूह की दीदियों के पैसे से वो प्लांट लगा है। समूह की दीदियां उस पर काम करेगी, वही उसकी पूरी संचालक हैं, मैनेजर हैं, सब कुछ दीदियां ही हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी आंगनबाड़ी केंद्रों तक। और गवर्नमेंट ने सुविधा दी, 2-2 गाड़ियां दी हैं एक-एक प्लांट पर, वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे भी। मैनेजर, वर्कर और संचालक सब वही हैं। और 28 शेड आप बता रहे थे, 28 और शेड भी बने 28 मनरेगा से 28 वर्क शेड इस जिले में हम लोगों ने बनवाए हैं। और उसमें सभी में कोई न कोई गतिविधि, चाहे स्टिचिंग की हो, चाहे खाद्य उत्पाद की हो, चाहे वो दोना पत्तल की मशीन लगी उसकी हो, इस तरह से हम लोगों ने 28 वर्क शेड हम लोगों ने यहाँ पे जनपद में शुरू हुए हैं। तो हमारे पिछले मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से चीज़ें हो पाई, यहाँ पे हुआ, और ये काम हम कर रहे हैं, और उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इसी तरह से हम एक्सप्लोर करते हैं कि कौन दीदी क्या करती है, क्या करना चाहती है, और उसका सहयोग देते हैं। तो इसमें हम आगे इस तरह से हम बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके प्रयास और फलीभूत हों। नया वर्ष है, नए वर्ष में हमारी दीदियां नए कीर्तिमान गढ़ें, ऐसी हमारी कामना। और साथ में ये ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में अन्य जो उद्यमी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, FPOs भी जुड़ सकते हैं, और जो स्टार्टअप हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और ये जुड़ करके एक बड़े ब्रांड को बनाया जा सकता है, उत्पादों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। दीदियां बुनियाद पर बहुत काम कर रही हैं, न केवल कला और संस्कृति बल्कि उद्यमिता के नए मानदंड गढ़ रही हैं। तो उन दीदियों को समर्पित ये 2023 का वर्ष, और आप उनके नेतृत्व करता है लखनऊ में DC NRLM सुखराज बंधु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसकी अगली कड़ी में हम कुछ ऐसी कहानियां भी लेकर आएंगे जो NRLM की दीदियों की उपलब्धियां हैं, उनकी कहानियां उन दीदियों को बुलाकर सुखराज जी के माध्यम से उनको भी सुनाएंगे, ताकि हम समझ सकें और इस परिवर्तन की यात्रा में हिस्सेदार हो सकें। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। आपको बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप कवि हृदय हैं। आगे किसी कार्यक्रम में आपको आपकी रचना धर्मिता का भी पता चलेगा, उसे भी सुनेंगे। लेकिन आज इतना ही, दीजिए अनुमति और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। और आप साथ में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा मोबाइल ऐप रेडियो जय घोष के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करें। और साथ में जो हमारा चैनल है जय घोष, उस पर भी बहुत तरह के कार्यक्रम हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, आपके विचार को नई दिशा दे सकते हैं, आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं।
एक परिवर्तन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय